अगर आप इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में नए हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक समय ऐसा था जब चाइनीज फोन का सम्मान नहीं किया जाता था, क्योंकि उनकी मार्केट में ही एक ऐसी इमेज क्रिएट हो गई थी जिसे हम इस तरीके से समझते थे। अगर कोई कहता था कि ये चाइना का फोन है तो इसका मतलब वो सामान खराब है, मतलब कि वो सामान बहुत ही सस्ता है, बहुत ही खराब सामान होता है चाइना का। इस तरीके की हमारी थिंकिंग थी और इसी वजह से जो भी चाइनीज मोबाइल थे वो बाजार के जो लीडिंग कंपनी नोकिया और सैमसंग के खिलाफ ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सके। लेकिन फिर चाइनीज ब्रांड के एंट्री से पहले एक ऐसा समय था जब इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी जैसे कि लावा, कार्बन और माइक्रोमैक्स जैसे जो कंपनीज है वे अपने प्रोडक्ट से कई कस्टमर्स के दिल जीत लिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल बनाया था। मतलब कि सस्ते दाम में अच्छे फीचर्स वे अपने प्रोडक्ट्स में प्रोवाइड करते थे। इसीलिए माइक्रोमैक्स एक ऐसी स्मार्टफोन कंपनी थी जिसने पूरे भारत के कस्टमर का दिल जीत लिया था। यह कंपनी गुड़गांव में स्थित है। माइक्रोमैक्स की शुरुआत राजेश अग्रवाल, विकास जैन, राहुल शर्मा और सुमित कुमार ने 2000 के दशक की शुरुआत में किया था। शुरुआत में कंपनी नोकिया और एयरटेल के लिए स्पेशल हार्डवेयर का मैन्युफैक्चर करती थी, लेकिन इसने भारत में स्मार्टफोन मार्केट की विशाल क्षमता को महसूस करते हुए माइक्रोमैक्स ने 2008 में मोबाइल फोन के बिजनेस में कदम रखा। बाजार में कदम रखने के बाद माइक्रोमैक्स ने बहुत ही तेजी से अपने ग्राहकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। अगर आप आज के समय में 20 से 30 साल के होंगे तो इस बात की बहुत ही अधिक संभावना होगी कि आपके पास कभी न कभी एक बार आपने माइक्रोमैक्स का फ़ोन ज़रूर यूज़ किया होगा। माइक्रोमैक्स के साथ जो दुर्भाग्य बात थी वह यह थी कि यह जो ब्रांड है वह चीन से अपना मोबाइल आउटसोर्स करवाती थी। मतलब कि माइक्रोमैक्स अपने भारतीय बाजार में बड़े मुनाफे के लिए रीब्रांडिंग और सेल की स्ट्रेटेजी को अपनाया। इसका मतलब ये होता है कि माइक्रोमैक्स ने अपने मोबाइल में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए वह चाइना में अपने प्रोडक्शन को आउटसोर्स करता था। वहाँ से जब मोबाइल मैन्युफैक्चर हो जाते थे तब उसको इंपोर्ट किया जाता था और उसको लाकर यहाँ पे सेल किया जाता था। मतलब कि यही है, माइक्रोमैक्स बेसिकली चाइना का ही प्रोडक्ट सेल करता था और इसी वजह से माइक्रोमैक्स ने कई इनोवेशन लाए थे। जैसे कि माइक्रोमैक्स ने डुअल सिम वाले मोबाइल्स को अवेलेबल कराया, टच स्क्रीन मोबाइल्स को अवेलेबल कराया, जिससे कि जो इंडियन मार्केट थी उसमें एक रेवोल्यूशन आ गया था और उस समय इसे एक प्रीमियम फोन कहा जाता था। 2014 में इसने सैमसंग को टॉप से हटाकर देश की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी। वे वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में एक प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांड बनने के लिए भी तैयार हो गया था। लेकिन फिर चाइनीज कंपनियों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। वैसे भी माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियां जो सिर्फ रीब्रांडेड चाइनीज फोन को बेच रही थी, तो इसीलिए जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर थे वे सीधे सीधे भारतीय बाजार में प्रवेश करने की सोच रहे थे, क्योंकि चाइनीज ब्रांड के लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माइक्रोमैक्स ही बन गया था। और इसी चाइनीज ब्रांड से कॉम्पिटिशन के चलते इंडियन बाजार में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पूरा मार्केट शेयर खो दिया था। 2019 के अंत तक माइक्रोमैक्स ने अपने वैल्यू का लगभग 90% खो चुका था। इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट की डाउनफॉल कैसे हुई थी। तो आइए हम इसे बहुत ही डिटेल में समझते हैं। देखो क्या हुआ था, माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन अपने इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोगों को कम कीमत में बहुत ही ज्यादा फीचर्स ये माइक्रोमैक्स अपनी मोबाइल फोन में प्रोवाइड करता था। इतनी कम कीमतों पर दी जाने वाली जो सर्विसेज थी ये सभी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती थी। और दूसरा, माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड था, जिसकी वजह से लोगों में यह विश्वास था कि यह चाइनीज फोन नहीं है, क्योंकि उस समय यह थिंकिंग थी जो भी ब्रांड चाइना का होता है वह उसका प्रोडक्ट घटिया ही होता है। इस तरीके की उनकी सोच हुआ करती थी और ऐसा माना भी जाता था और लोगों ने माइक्रोमैक्स को बहुत ही ज्यादा पसंद किया। और ऐसे समय पर जब नोकिया और सैमसंग बाजार के लीडर हुआ करते थे, माइक्रोमैक्स ने अपनी कैनवा सीरीज के साथ साथ एंड्रॉइड स्पेस में कदम रखा, जो कि तुरंत हिट हो गया था। माइक्रोमैक्स अपने स्मार्टफोन को 3G टेक्नोलॉजी के सपोर्ट्स में भी लाया, जो कि नोकिया और सैमसंग में उपलब्ध नहीं था, उसको इसने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जो इंडियन कंज्यूमर थे उनको यह वास्तव में पता नहीं था और ना ही वे जानना चाहते थे कि ये सभी फोन चाइना के हैं, मतलब कि इनकी प्रोडक्शन चाइना में हुई है। इसे सिर्फ रीब्रांडिंग करके यहाँ पे सेल किया जा रहा है। 2013 में कंपनी ने ह्यूज जैकमैन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वह साल था जब उनकी सबसे बड़ी फिल्म वोल्वरीन लॉन्च हुआ था। इतने बड़े चेहरे के साथ अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना एक अलग बात थी, वो भी एक इंडियन ब्रांड के लिए, और इससे माइक्रोमैक्स एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में एक्सपेंड करने के लिए तैयार भी था। फिर 2014 के अंत तक माइक्रोमैक्स का जो वैल्यूएशन था वो लगभग था 21,000 करोड़ रुपए। तो आप ये सोचिए एक बार, एक इंडियन स्टार्टअप जिसके पास इतनी अधिक वैल्यू है कि उन्होंने
अपनी हिस्सेदारी को बेचने के लिए अलीबाबा और सॉफ्टबैंक जैसे टेक जायंट कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट किया था। यह बताया गया था कि अलीबाबा 20% की हिस्सेदारी को हासिल करने के सोच रहा था, लेकिन दोनों कंपनियों के भविष्य के रोड मैप पर असहमत थे। बस इसी के कारण यह जो डील था यह समाप्त हो गया था और जल्द ही यह कंपनी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में सीढ़ी से डायरेक्ट टॉप पर पहुंच चुकी थी। माइक्रोमैक्स ने अपने मार्केटिंग में काफी ज्यादा पैसा लगाया। ह्यूज जैकमैन को ऑनबोर्ड करने का मतलब बहुत सारा पैसा निकालना भी था उसे। इसके बाद माइक्रोमैक्स ने कनाडा के गायक ब्रायन एडम्स के साथ सिंगिंग प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम्स को प्रायोजित किया और साथ ही साथ माइक्रोमैक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट को भी स्पॉन्सर किया है, जैसे कि एशिया कप। और ऐसे देखा जाए तो मोबाइल बाजार में मतलब कि मोबाइल इंडस्ट्री में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के बाद माइक्रोमैक्स ने अपने पोर्टफोलियो में और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स को जोड़े। सिंपल सी बात यह है कि वे इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर भी कंट्रोल हासिल करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने टेलीविजन और एयर कंडीशनर को भी बनाया। कंपनी के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा, लेकिन 2015 में चाइनीज ब्रांड के एंट्री के साथ यह सब बदल गया। चाइनीज के मैन्युफैक्चरर जो भारत के बाजार में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल देख रहे थे, जैसे कि Xiaomi, Vivo, Oppo और OnePlus जैसी जो कंपनियां हैं, उन्होंने पूरे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचा दिया था। इन चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को माइक्रोमैक्स पे मुकाबले बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट गेन हुआ, क्योंकि वे पूरे इक्विपमेंट्स को खुद ही डिजाइन करते थे, डेवलप करते थे और वही मैन्युफैक्चर करते थे, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे। इनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था। लेकिन वहीं जो माइक्रोमैक्स था वो आउटसोर्स करता था, वो भी चाइना से ही प्रोडक्ट मंगा के सेल करता था और इसी वजह से उन्हें प्रोडक्ट्स की कॉस्ट में कटौती करनी पड़ी, जिससे कि अधिक से अधिक सर्विसेज को वो प्रोवाइड कर सके और यही वजह से एक बेहतर मोबाइल फोन के एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करने में मदद मिली। और इस कंपटीशन में माइक्रोमैक्स जवाब देने में असफल रहा है, क्योंकि उसने अपने प्रोडक्ट्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स ने अपनी मार्केट को खोने लगा और यहाँ से माइक्रोमैक्स का डाउनफॉल आया। और माइक्रोमैक्स की डाउनफॉल का एक और कारण है, वह है जियो 4G का लॉन्च होना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जियो 4G के आने से पूरी मोबाइल इंडस्ट्री चेंज हो गई थी। उस समय तक माइक्रोमैक्स सिर्फ 2G और 3G नेटवर्क के मोबाइल फोन्स को ही मैन्युफैक्चर करके सेल करता था और जियो के आने के बाद से 4G की लहर आ गई, क्योंकि उस समय जियो ने अपनी सारी सर्विसेज को फ्री में प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से ज्यादा कस्टमर जियो पर स्विच होने लगे थे और यह सबसे बड़ा कारण बना माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल होने का। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप बगल वाली वीडियो जरूर देखिए। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।